दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के पहले के चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसे समझने के लिए इसके पहले के चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। वसुधा जब रेडी होकर नीचे आई तो सब उसे ही देखने लगी। उसने वाइट कलर का चूड़ीदार सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषि तो उसे एकटक देखता ही रह गया। रोनित उसे ऐसे देख उसके पास आया और हल्के से उसके कंधे को दबाकर धीरे से उसके कान में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी आसमान से उतर के जमी पे आ रही हो, नहीं? हाँ, ऋषि ने खोए हुए ही कहा। ये देख रोनित मुस्कुराने लगा और थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, वाह भाभी, आप तो पूरी चांदनी लग रही हो। रोनित की तेज आवाज़ से ऋषि अपने होश में आया और वो रोनित को घूर के देखने लगा तो रोनित ने उसे देख शरारत से अपनी आई बिंक कर दी और मुस्कुराने लगा। चली, ऋषि ने वसुधा को देखकर कहा तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा दादी माँ, हम आते हैं, ऋषि ने दादी माँ से कहा और उनके पैर छूकर दोनों घर से बाहर आ गए। बाहर आकर ऋषि अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो रोनित उसे रोकते हुए कहा, हेलो, कहाँ जा रहा है? अपनी गाड़ी में, ऋषि ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। हाँ, हम दो अलग अलग गाड़ियों में नहीं बल्कि एक ही गाड़ी में जाएंगे, और हाँ, वहाँ हम खुद ड्राइव करके जाएंगे, तो प्लीज़ नो ड्राइवर। हाँ, रोनित ने कहा। लेकिन मैं अपनी गाड़ी में ही जाऊँगा, ऋषि ने सधे शब्दों में कहा। अच्छा ठीक है, तेरी ही गाड़ी में चलते हैं मेरे बाप। चल जल्दी, गाड़ी में चलाऊँगा, रोनित ने कहा और चाबी अपने हाथ में लेकर ड्राइवरिंग सीट पर आकर बैठ गया। ऋषि भी दूसरी ओर से उसके बगल में आकर बैठने लगा तो रोनित ने उससे फिर से रोका। अब क्या है? ऋषि ने झुंझलाते हुए कहा। अरे यार, तू यहाँ क्यों बैठ रहा है? मुझे मेरी रूही के साथ बैठना है। तू भाभी के पास जाकर बैठना, रोनित ने कहा तो ऋषि एक बार फिर रोनित को घूरते हुए पीछे जाकर बैठ गया और रूही आगे आ गई। रोनित ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर में कार सड़क पर दौड़ने लगी। यार, इतना सन्नाटा क्यों कर रखा है कार में? बातचीत करो, थोड़ा हंगामा करो। आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं मिली है हमें चुप रहने की, रोनित ने कहा। क्या बोलूं? तो ही अपनी बकबक स्टार्ट कर दे, ऋषि ने कहा। तू तो है ही बोर। रूही मेरी जाना, तुम कोई बढ़िया सा सॉन्ग प्ले कर दो, रोनित ने रूही की ओर बहुत प्यार से देखकर कहा। गुड आइडिया, रूही ने भी मुस्कुराते हुए चुटकी बजाकर कहा और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना प्ले हुआ। तेरू इतना मैं प्यार करा, एक पल बिच 100 बार करा, तू जावे जो मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांस आके रुके, मैं तुझे कितना चाहता हूँ, ये तो कभी सोच ना सके। गाना शुरू होते ही रोनित और रूही ने एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखा और साथ साथ गाने भी लगे। लेकिन वसुधा और ऋषि एक दूसरे से दूर अलग अलग कोने में बैठ खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे उन्हें आसपास से कुछ लेना देना ही ना हो। अब दोनों में प्यार वाला तो कोई रिश्ता है ही नहीं। दोनों शादी के अनचाहे बंधन में जबरदस्ती जो बंधे थे। रोनित ने उन दोनों को मिरर से देखा, फिर रूही को देख कुछ इशारा किया। रूही ने भी वसुधा और ऋषि को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम दोनों क्यों चुप हो? ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम लोग साथ हो हमारे। वसुधा, एक बात बताना, क्या तुम हमेशा ही इतना खामोश रहती हो या आज कुछ स्पेशल है? नहीं, मैं इतनी जल्दी किसी से फ्री नहीं होती, मैं खुलते खुलती हूँ। लेकिन एक बार जब किसी से दोस्ती हो जाती है तो सारी उम्र निभाती हूँ। आखिरी लाइन वसुधा ने ऋषि को देख कर कही, जैसे ये लाइन उसी के लिए थी। ऋषि भी उसकी ओर देखने लगा। रोनित, कुछ लोग कहाँ दोस्ती निभाते हैं, वो तो बस दोस्त होने का दिखावा करते हैं, और वो ना अपने मन की कोई बात शेयर करते हैं और ना ही कोई जज्बात। ऋषि ने भी वसुधा को देखकर कहा। रोनित भाई, कुछ लोग को तो बस दूसरे के मन की बात जाननी होती है, लेकिन अपने मन की कुछ कहनी नहीं होती, और कहने को बना लेते हैं दोस्त। अरे, दोस्ती का रिश्ता बराबरी का होता है। ये नहीं कि सिर्फ सामने वाले से उम्मीदें की जाएं
और कुछ खुद ना करे। वसुधा ने भी कहा, रोनित कुछ लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो ये एक्सेप्ट जरूर कहते हैं कि सामने वाला उनकी हर बात समझे। ऋषि ने कहा, और कुछ लोग ना। वसुधा ने इतना ही कहा था कि रोनित ने रोकते हुए कहा, प्लीज तुम दोनों ने ये क्या लगा रखा है, कुछ लोग। अरे अगर एक दूसरे से बात करनी है तो आपस में खुलकर करो, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो। रोनित ने परेशानी से उनकी ओर देखकर कहा, तो उसका चेहरा देख सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। ऋषि और वसुधा भी हंसते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब कार में माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया। वसुधा तो फिर भी चुप रहती, लेकिन ऋषि, रोनित और रूही आपस में बातें कर रहे थे। बीच बीच में रोनित ऋषि को छेड़ भी देता। वसुधा बस मुस्कुराकर हाँ हूँ में जवाब देती। सफ़र ऐसे ही कट गया। कुछ ही देर में वो लोग महू पहुँचे। वहाँ का वाटरफॉल बहुत मशहूर है, जिसे पाताल पानी के नाम से भी जाना जाता है। रोनित ने गाड़ी पार्क की और चारों गाड़ी से बाहर आए। आसपास की हरियाली देखकर वसुधा खुश हो गई। उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। चारों नीचे कुंड की ओर जाने लगे। रास्ता बहुत सकरा था, इसीलिए सब एक लाइन में चल रहे थे। रोनित ने रूही का हाथ पकड़ा हुआ था और ऋषि ने वसुधा की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो वसुधा उसे देख कुछ सोचने लगी। कम ऑन, रास्ता देख रही हो ना तुम कैसा है। लाओ मुझे अपना हाथ दो वसुधा, ऋषि ने प्यार से कहा तो वसुधा ने झिझकते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। ऋषि ने कस के उसकी हथेली थाम ली। ये पहली बार था जब ऋषि ने हक से वसुधा का हाथ उसकी मर्जी से थामा था। वसुधा बस ऋषि के चेहरे को देखते हुए उसके पीछे चली जा रही थी और ऋषि बिना किसी भाव के वसुधा को अपने साथ लिए जा रहा था। चारों नीचे कुंड के पास आते हैं जहाँ झरना गिर रहा है। कहते हैं इस कुंड की गहराई कोई नाप नहीं पाया है आज तक। इसका पानी सीधा पाताल तक जाता है, इसीलिए इसे पाताल पानी कहते हैं। रोनित और रूही तो वहीं एक पत्थर पर बैठ गए और सेल्फी लेने लगे। वसुधा और ऋषि उनसे कुछ दूर अलग अलग खड़े हैं। वसुधा तो आसपास के सुंदर दृश्य को अपनी आंखों के सामने लगी और ऋषि अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले गिरते झरने के पानी को देख जाने के ख्यालों में खो गया। रोनित ने अब रूही पर पानी उड़ाना स्टार्ट किया तो रोनित ने भी उस पर पानी डाला। दोनों अब पानी में खेलने लगे। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान ऋषि और वसुधा पर गया तो रोनित ने अपना सिर झटका और बोला, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कौन कहेगा इन्हें कि ये दोनों न्यूली मैरिड कपल है। रोनित ने उन दोनों को आवाज़ लगाई तो दोनों उसकी ओर आए। क्या हुआ बोल, ऐसे क्यों बुलाया। ऋषि ने एटीट्यूड में कहा, देख ये एटीट्यूड ना तू मुझे मत दिखा। रोनित ने कहा तो ऋषि उसे घूरने लगा। रोनित ने उसे इग्नोर किया और आगे बोला, यहाँ ना हम लोग एंजॉय करने आए हैं, ऐसे बुत बनकर अलग अलग खड़े रहने नहीं आए हैं। हाँ तो करो ना एंजॉय, और तुम कर भी रहे हो, हमने कब रोका। ऋषि बोला, अरे यार दिमाग से पैदल है क्या तू, तुझे भी तो हमारे साथ मिक्सअप होना चाहिए ना। भाभी को क्या सिर्फ स्टैचू की तरह खड़े रहने के लिए लाया है। रोनित ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बोल रहा है तू। ऋषि ने हल्के गुस्से से कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कौन कहेगा कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। ऐसे दूर दूर रहते हो जैसे कोरोना में वो लाइन थी ना, 6 फीट की दूरी है जरूरी। बस तुम दोनों को देख वही लाइन याद आती है, पति पत्नी होकर भी इतनी दूरी। रोनित ने कहा तो रूही अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, हाँ ऋषि रोनित सही कह रहा है। रोनित तुम तो जानते हो ना सब कि हमारे बीच सब नॉर्मल नहीं है, हमारे बीच ये दूरियां क्यों है। ऋषि ने कहा धीमे से रोनित के कान में, तो नॉर्मल करना यार, कब तक ऐसे चलेगा, कभी ना कभी तो इसकी तुझे शुरुआत करनी पड़ेगी ना। रोनित ने भी आहिस्ता से कहा, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से उसके करीब जाने की कोशिश करूं, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ऋषि ने कहा, तो अनकंफर्टेबल कराना उन्हें, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो पति है, अपनी बीवी को तो कंफर्टेबल नहीं करा सकता अपने साथ। रोनित ने कहा, रोनित बात को समझ, मैं उसे डराना नहीं चाहता
और मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो समझने की कोशिश कर। ऋषि ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा तो रोनित पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वो रूही और वसुधा के पास आया जो अपनी पिक ले रही थी। रोनित भी उनके बीच शामिल हो गया। वसुधा को हंसता मुस्कुराता देख ऋषि को सुकून पहुंच रहा था। उसकी नज़र एक बार फिर उसके होठों के नीचे के काले तिल पर अटक गई। वसुधा को जब ऋषि की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसकी नज़रें अपने आप ही ऋषि की ओर उठ गई। ऋषि को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर वो असहज हो गई। उसने नज़रें हटा ली। एक बार फिर चोर नज़रों से उसने ऋषि को देखा। ऋषि अभी भी उसे ही देख रहा था। ये देख वसुधा का दिल धक से रह गया। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसने एक नज़र रोनित और रूही को देखा जो कुछ ही दूरी पे पानी में खेल रहे थे। उसने एक बार फिर नज़रें उठाकर ऋषि को देखा तो ऋषि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तो मानो वसुधा का दिल सुपरफास्ट एक्सप्रेस से तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रोनित और रूही जिस तरह पानी में खेल रहे थे उन्हें देख वसुधा सोचने लगी, अगर इन्होंने भी मुझे वैसे ही पकड़ा जैसे रोनित ने रूही को पकड़ा है तो क्या करूँगी मैं तो मना भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ऐसे कैसे वो मेरे इतने करीब आ सकते हैं। आखिर पति हैं मेरे। नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वसुधा अपने ही मन के अंतर्द्वंद से जूझती रही। उसकी पकड़ उसके दुपट्टे पे कस गई थी। ऋषि आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ गया। वसुधा की मुट्ठियां कस के बंद हो गई। उसे ऐसे घबराते हुए देख ऋषि आहिस्ता से बोला, डोंट वरी, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ आस पास की जगह घूमना चाहता हूँ। ये सुन वसुधा हैरानी से ऋषि को देखने लगी। उसके चेहरे पर वही मन मोह लेने वाली मुस्कान कायम थी। इनको मेरे मन में क्या चल रहा है कैसे पता चला। वसुधा मन में सोचने लगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी। चल रही हो ना मेरे साथ, ऋषि ने पूछा। जी चलिए, वसुधा ने कहा और ऋषि के साथ आसपास घूमने लगी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए उन दोनों ने सारी जगह देख ली। कितना सुंदर दृश्य है ना। जी कहता है यहाँ एक प्यारा सा छोटा सा घर बनवाएं और यहीं रह ले। वसुधा अपने दोनों हाथ फैलाए चारों ओर घूमते हुए बोली, आइडिया बुरा नहीं है, ऋषि ने कहा। वसुधा फिर से वहाँ से नज़ारों में खो गई। घूमते घूमते उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा जिससे वो गिरने को हुई तो ऋषि तुरंत आकर अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। वसुधा ने अपने दोनों हाथों से ऋषि के कॉलर की ओर शर्ट को कस के पकड़ रखा था। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरने से बच गई है तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोला। सामने ऋषि को देख वो बहुत प्यार से उसे देखने लगी। उसे देखती देख उसकी ओर अपनी एक हथेली बढ़ाकर उसके गालों पर रखने ही लगी थी कि उसे होश आया और वो ऋषि से खुद को छुड़ाकर वहां से उस जगह भागी जहां रोनित और रूही थी। लेकिन वहां आकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत उल्टे पैर ऋषि की ओर भागी और ऋषि से टकरा गई। संभल कर चला करो, ऐसे क्यों भाग रही थी। और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। बोलो, ऋषि ने उसे थामते हुए कहा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, वसुधा ने खुद को संयत करते हुए कहा। क्या कुछ नहीं बोल रही हो। साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुमने जरूर कुछ देखा है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं, ऋषि ने कहा और वसुधा का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। सुनिए ना, कुछ नहीं है वहाँ, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। वसुधा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, लेकिन ऋषि की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो अपना हाथ न छुड़ा पाई। वो मना करती रही, लेकिन ऋषि ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सोचकर कि ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वसुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषि वसुधा का हाथ पकड़े जब वहां पहुंचा तो देखा रोनित और रूही दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। ऋषि की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो तुरंत पलट गया। अब उसे समझ आया कि वसुधा क्यों उसे मना कर रही थी यहाँ आने से।
अब सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। वसुधा की नजरें तो सर में से गड़ी जा रही थी। दोनों बिना कुछ कहे दबे पांव वहां से वापस चली गई। दोनों खामोश थे। सॉरी, ऋषि ने खामोशी तोड़ते हुए कहा तो वसुधा उसे प्रश्नवाचक भाव से देखने लगी। वो मुझे पता नहीं था कि वहाँ वो दोनों ऐसे ऐसे। तुम मुझे रोक भी रही थी, लेकिन सॉरी, मेरी सॉरी, ऋषि ने कहा। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपको थोड़ी पता था कि वो दोनों, ये तो उन दोनों को समझना चाहिए कि ऐसे कहीं भी ऐसे ऐसे ये ठीक नहीं। वसुधा बोली हिचकिचाते हुए। क्या ठीक नहीं है? उनका किस कहना? लेकिन इसमें क्या बुराई है? दोनों इंगेज्ड हैं, शादी होने वाली है, तो इट्स नॉर्मल, ऋषि ने बेपरवाही से कहा। क्या नॉर्मल? ऐसे खुले में ये नॉर्मल लगता है आपको? वसुधा बोली। अरे यार, तुम तो मेडिकल की स्टूडेंट हो ना, तभी भी ऐसी बातें कर रही हो, ऋषि ने कहा। तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो क्या हुआ? इससे मैं अपने संस्कार तो नहीं भूली, अपनी वैल्यू, पापा की सिखाई बातें, उनके संस्कार कुछ नहीं भूली मैं, वसुधा ने कहा। ओके ओके, रिलैक्स, मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, ऋषि ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं? उन्हें रोमांस करने दीजिए, वसुधा बोली तो ऋषि फिर से उसे हैरानी से देखने लगा। क्या हो तुम वसुधा? अभी तुम मुझे संस्कार और वैल्यूज़ पर लेक्चर दे रही थी और अब मुझे ही रोक रही हो, ऋषि ने कहा। हाँ, क्योंकि अभी आपने ही तो याद दिलाया कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये सब आम सी बात है, तो बस इसीलिए आपको रोक रही हूँ। वैसे भी प्यार करने वालों को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, वैसे ही उन्हें कहाँ टाइम मिलता है, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर बैठो, यही उनके आने का इंतजार करो, ऋषि ने कहा और वसुधा का हाथ पकड़कर वही बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो चारों एक बार फिर से गाड़ी में थे। कुछ देर बाद रोनित ने एक जगह गाड़ी रुकी। ये ऋषि का फार्म हाउस था। अब हम यहाँ क्यों आए हैं? ऋषि ने बाहर देखकर कहा। टाइम पास करने, रोनित ने भी उसी तरह जवाब दिया और गाड़ी से बाहर आ गया। कुछ पूछा है मैंने तुझसे, ऋषि ने कहा। या तो सवाल बहुत पूछता है, तुझे सारा प्लान बता दिया था फिर भी। चल अब अंदर चल, मैं और रूही पूरी तरह गीले हैं, हमें चेंज भी करना है, बहुत ठंड लग रही है, रोनित ने कहा और अंदर जाने लगा। ऋषि भी उसके पीछे पीछे मुंह बनाकर आने लगा। अंदर आकर रोनित ने केयरटेकर को आवाज़ लगाई। मुकेश, मुकेश। जी साहब जी। कुक से कहो खाना रेडी करे और हमारा कमरा रेडी करवा दिया है, रोनित ने पूछा। जी साहब जी, जैसा कि आपने कल रात ही फ़ोन करके बता दिया था कि आप आने वाले हैं, उस हिसाब से सब रेडी है, मुकेश ने सिर झुकाकर कहा। गुड, रोनित ने कहा और रूही का हाथ पकड़कर बोला। चलो हम कमरे में चलते हैं, तुम फ्रेश हो जाना, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। ऋषि वहीं खड़ा हैरानी से रोनित को ही देख रहा है। अब तू क्यों ऐसे खड़ा है? भाभी को रूम में ले जा, वो भी थक गई होंगी, रोनित ने ऋषि को देखकर कहा और ऊपर जाने लगा। ऋषि रोनित को बुरी तरह घूर रहा था। वसुधा उसे ही देख रही थी। उसे ऋषि के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था। ऋषि की नज़र जब वसुधा पर गई तो उसने अपने गुस्से को दबा शांत लहजे में बोला। चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। वसुधा ने सिर हिला दिया और उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा खोल ऋषि अंदर आया। पीछे पीछे वसुधा भी आई। वसुधा ने देखा ये कमरा भी ऋषि की पसंद के हिसाब से ही बनाया गया था। दीवारों के कलर, फर्नीचर, पर्दे, कुछ यहाँ भी कमरे से अटैच स्विमिंग पूल है, तुम चेंज कर लो, ऋषि ने कहा और स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ गया। वसुधा ने बैग से कपड़े लिए और उस रूम में चली गई। कुछ देर बाद वसुधा फ्रेश होकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। उसे आईने में ऋषि स्विमिंग स्विमिंग करता हुआ नजर आया। वो मुड़कर मिरर वॉल की तरफ आई और ऋषि को स्विमिंग करते देखने लगी। दोपहर की धूप में ऋषि का गोरा चेहरा दमक रहा था। ऋषि के चेहरे पर
इस समय गुस्से के भाव थे। ऋषि किनारे पर आया और वहीं शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। वसुधा ने आज पहली बार ऋषि को शराब पीते हुए देखा। उसे बहुत हैरानी हुई। ये शराब भी पीते हैं, लगा नहीं कभी इन्हें देखकर। वसुधा ने खुद से ही कहा और फिर से ऋषि को देखने लगी। कुछ देर तैरने के बाद ऋषि स्विमिंग पूल से बाहर आया। उसे ऐसे देख वसुधा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से पलट गई। इधर ऋषि वसुधा से अनजान ऐसे ही खड़े होकर टॉवेल से अपना सिर पोंछने लगा। वसुधा फिर से न चाहते हुए भी चुपके से मुड़ी और पर्दे के पीछे से छिपकर ऋषि को देखने लगी। ऋषि का कसरती सुडौल और आकर्षक शरीर देखकर उसकी नजरें उस पर ही जम गई। कुछ देर ऋषि को जी भर कर निहारने के बाद जब उसे होश आया तो खुद ही शर्मा गई और घूम गई। वो आईने के सामने आई और खुद को देखा। उसके गाल सुर्ख लाल हो रहे थे। तुम उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी? पता है ना, ऐसे छुप छुप कर किसी को नहीं देखती। गंती बात है वसुधा। ये बोल वसुधा ने खुद के सिर पर हल्के से मार लिया। वसुधा के दिल पर ऋषि के लिए पसंद ने पहली दस्तक दे दी थी, जिसका एहसास उसे अभी नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि कमरे में आया तो देखा वसुधा वहाँ नहीं थी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और उस रूम में चला गया। उसके जाते ही वसुधा पर्दों के पीछे से बाहर आई। दरअसल ऋषि को अंदर आता देख वसुधा पर्दे के पीछे छिप गई थी, क्योंकि ऋषि के सामने वो असहज नहीं होना चाहती थी। वसुधा ने आहिस्ता से वसुधा ने आहिस्ता से कमरे से बाहर आकर चैन की सांस ली। ऋषि उस रूम से बाहर आया। उसने अपना सिर पोंछा और टॉवेल चेयर पर रख बालकनी में आया। उसने नीचे देखा तो वसुधा उसे नीचे गार्डन में फूलों के बीच टहलती हुई दिखाई दी। फूलों के बीच वसुधा भी किसी फूल की तरह ही सुंदर लग रही थी, लेकिन धूप की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। ये देख ऋषि ने खुद से ही बोला, ये लड़की भी ना, क्या ज़रूरत है इतनी धूप में गार्डन में टहलने की। कुछ सोच वो भी नीचे आया। वसुधा आवाज़ सुनकर वो पलटी। ऋषि को देखा तो वो सकपका गई। क्या हुआ, ऐसे चौंकी क्यों? ऋषि ने पूछा। कुछ नहीं, वो अचानक से आपने पुकारा ना तो इसीलिए, वसुधा ने कहा और सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऋषि से नजरें मिलाए। उसकी आंखों के आगे बार बार ऋषि की स्विमिंग पूल वाली छवि आ जाती। इस सोच से उसकी आंखें शर्म से झुक जाती, कहीं ऋषि उसकी आंखों में ये भाव न पढ़ ले। इसीलिए उसने नजरें नीचे ही रखी। ये तुम बार बार नजरें क्यों झुका लेती हो? तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? ऋषि ने कहा। ये सुन वसुधा तुरंत बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। ऋषि मुस्कुराने लगा। अच्छा तो चलो अंदर, अभी बहुत धूप है। शाम को देख लेना गार्डन। अभी चले लंच के लिए? ऋषि ने कहा तो वसुधा उसके साथ अंदर जाने लगी। शाम के समय वो लोग घोड़ों के अस्तबल गए। आपके पास घोड़ों का अस्तबल भी है? वसुधा ने पूछा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ वसुधा, हॉर्स राइडिंग कहते हैं। रूही ने कहा। नहीं, मुझे नहीं आती हॉर्स राइडिंग। वसुधा ने मुंह बनाकर कहा। अरे डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना, मैं सिखा देता हूं आपको। रोनित ने कहा तो ऋषि उसे घूरने लगा। रोनित ने वसुधा के पास एक घोड़ा लाकर कहा, भाभी आप बैठिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है, वसुधा बोली। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, रोनित ने कहा और वसुधा का हाथ पकड़ उसे चढ़ाने लगा। ये देख ऋषि से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोनित से वसुधा का हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम जाओ, मैं सिखा दूंगा। वो रोनित को बुरी तरह घूरने लगा, जैसे आंखों से ही जला देगा। आया बड़ा मेरी बेबी को घुड़सवारी सिखाने वाला, तू अपनी वाली के पास जाना, ऋषि ने गुस्से से कहा तो रोनित टेढ़ा मुस्कुराया और दूर हुआ। ऋषि ने वसुधा को घोड़े पे बिठाया और खुद भी बैठ गया। घोड़े की लगाम खींचते ही घोड़ा दौड़ने लगा और रोनित उन्हें जाता देखता रह गया। ये तुमने जानबूझकर किया ना? रूही के पास आकर कहा। रूही ने पास आकर कहा, हाँ जरूरी था, वरना साले की जलती नहीं और वो समझता नहीं। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये बिल्कुल ठीक किया।
वैसे इनको पास लाने के लिए तुमने ये ट्रिप प्लान की है ना? रूही ने पूछा। हाँ, वो भी रवि भैया और दादी माँ की हेल्प से, रोनित बोला। क्या सच में इनकी शादी में प्यार नहीं है और ये रिश्ता जबरदस्ती का है? रूही बोली। नहीं, प्यार तो इन दोनों के मन में है, बस उसे बाहर लाना है और माना कि ये रिश्ता मजबूरी से जुड़ा, लेकिन इनके मन का छिपा प्यार ही इन रिश्ते को मजबूती देगा। तुम देखना रूही, एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को दीवानों की तरह चाहेंगे, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकेंगे। सभी के लिए इनका प्यार एक मिसाल बन जाएगा और ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, रोनित ने कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो और इन दोनों को पास लाने में अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, रूही ने रोनित को प्यार से देखकर कहा तो रोनित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू माय लव, थैंक यू सो मच, रोनित ने कहा। उधर ऋषि का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और वसुधा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। उसे बहुत डर लग रहा था। आप थोड़ा धीरे दौड़ाइएगा, मुझे डर लग रहा है, वसुधा डरते हुए बोली तो ऋषि ने स्पीड कम कर दी। वसुधा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, ऋषि ने कहा। अच्छा, अब तुम इसे पकड़ो, ऋषि ने लगाम वसुधा के हाथ में दे दी। वसुधा ने लगाम हाथ में ले ली थी। गुड, अब बस आगे ध्यान देना और इस लगाम का पूरा कंट्रोल रखना, बस इतना ईजी तो है, ऋषि ने कहा और उसे इंस्ट्रक्ट करने लगा। वसुधा का धीरे धीरे डर जाता रहा और वो खुद घोड़ा दौड़ाने लगी। घोड़े की स्पीड अब बढ़ गई। ऋषि ने उसे रोकने चाहा, लेकिन वसुधा नहीं मानी और तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगी। दौड़ते हुए रास्ते में एक गड्ढे से घोड़ा गुजरा तो दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और लुढ़कते हुए ढलान से नीचे आ गए। ऋषि ने वसुधा को कस के अपनी बाहों में जकड़ रखा था और वसुधा भी डर के मारे उसके सीने से चिपकी थी। ऋषि ने वसुधा के गाल को छूकर पूछा, वसुधा तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बोलो, तुम ठीक हो ना? ऋषि को घबराया देख वसुधा बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषि ने उसे उठाया और गुस्से से उसकी बाँह पकड़कर बोला, किसने कहा था इतना तेज घोड़ा दौड़ाने को? अगर कहीं तुम्हें चोट लग जाती या कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं कैसे रहता तुम्हारे बगैर? क्या एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? बोलो, अब चुप क्यों हो? ये सुन वसुधा हैरानी से ऋषि को देखने लगी। ऋषि की पकड़ उसके बाजुओं पर और कस गई, जिससे वसुधा को दर्द होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन ऋषि ने उसे छोड़ दिया और उसकी भरी आंखें देख उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया। वसुधा चौंक गई। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना? ऋषि बोला और उसकी बाहों का घेरा वसुधा पर और कस गया। वसुधा के हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ पर कस गए। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वो दोनों अलग हुए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। चले, ऋषि ने गला साफ करते हुए कहा। जी, वसुधा ने सिर हिला दिया। ऋषि घोड़े के पास जाकर उस पर बैठ गया और वसुधा की ओर हाथ बढ़ा, उसे भी ऊपर खींच लिया। ऋषि के ऐसा करने से वसुधा के मन में तरंगे बजने लगी। वो खुद में ही सिमटने लगी। पूरा फार्म हाउस घूमने के बाद वो दोनों वापस अस्तबल पहुंचे, जहां रूही और रोनित उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए घूम कर दोनों? रोनित ने पूछा। हैविंग फन, मजा आया होगा ना? रूही ने पूछा तो वसुधा मुस्कुरा दी और ऋषि बिना कोई जवाब के आगे बढ़ गया। ये तो है ही खड़ूस। भाभी आप बताइए, कैसा लगा फार्म हाउस? मजा आया? रोहित ने वसुधा से कहा। हाँ भैया, बहुत मज़ा आया और फार्म हाउस तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा। मैंने इतनी सुंदर जगह कहीं और कभी नहीं देखी। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ। गाय भैंसे, खेत खलिहान, ट्यूबवेल, तालाब, बिल्कुल पंजाब के किसी गांव जैसा लग रहा है यहाँ आकर, वसुधा ने खुशी से कहा। हाँ, क्यों ना हो, आखिर
आखिर ऋषि ने इसे इतने मन से जो बनवाया है। रोनित ने ऋषि को देखकर कहा तो ऋषि के कदम रुक गए और उसने मुड़कर रोनित को एक नज़र देखा, फिर अंदर चला गया। वसुधा को ऋषि का इस तरह जाना बड़ा अजीब लगा। रात के खाने के बाद चारों बाहर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। ऋषि, रोनित और रोहित ड्रिंक कर रहे थे और वसुधा कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। क्या भाभी जी, आप भी ऐसे खाली हाथ पानी का ग्लास लेकर बैठी हैं? अरे थोड़ा ड्रिंक व्रिंक लीजिए मेरी रूही की तरह, रोनित बोला और वसुधा के हाथ में एक गिलास पकड़ा दिया। नहीं भैया, मैं ड्रिंक नहीं करती, वसुधा ने मना किया। ग्लास वापस रख दिया। ये देख ऋषि हल्के से मुस्कुरा दिया। रोनित, रहने देना, क्यों फोर्स कर रहा है? जब उसे नहीं लेना तो, ऋषि ने सख्ती से कहा। ओहो, पजेसिव बड़ी बीबी की साइड ले रहा है आज, क्या बात है मुझे बता, रोनित ने अपनी एक आंख विंक करके कहा। रोनित सटअप, ऋषि ने कहा तो रोनित चुप हो गया। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, मेरे हाथ से वो तो पियोगी ना आप? रोनित ने कहा तो वसुधा ने हामी भर दी। रोनित सेल्फ की ओर गया और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाली। साथ में उसने उसमें कोई गोली भी डाली और रूही को देख फिर से आई विंक की। रूही ये देख मुस्कुरा दी। लीजिए भाभी, मेरे हाथ से ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए। रोनित ने ग्लास वसुधा की ओर बढ़ाया तो वसुधा ने मुस्कुराते हुए ग्लास लिया और पीने लगी। वसुधा रोनित की दी हुई कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। रोनित ने रूही को देख आंख मार दी तो रूही मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि रोनित ने जरूर कोई खुराफात की है। कुछ देर चारों ने मिलकर बातें की, मस्ती की। फिर रोनित उठते हुए बोला, ओके यार, चल गुड नाइट, अब नींद आ रही है मुझे। वो रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, रूही बेबी, चलो सोते हैं। रूही ने रोनित को देखा जो कि खुद नशे में है। वो मुस्कुराती हुई बोली, चलो गुड नाइट ऋषि, रूही बोली और रोनित को संभालते हुए कमरे में ले गई। ऋषि के पास ही बैठी वसुधा को देखा जो सर झुकाए बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। वसुधा, तुम भी चलो सोने, रात बहुत हो गई है। ऋषि ने उसे उठाते हुए कहा। हे तुम, ओह सो सॉरी, आप, हाँ आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाना, वसुधा ने लड़खड़ाती जबान में कहा। ऋषि को तो कुछ समझ नहीं आया। उसने वसुधा का हाथ फिर से पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो कमरे में चलते हैं। हाँ कमरे में, यही तो चाहते हैं आप, कमरे में मुझे बंद कर देना चाहते हैं, मुझे कैद करना चाहते हैं बंदिशें और पाबंदियों में। वसुधा फिर से लड़खड़ाती जबान में बोली तो ऋषि को इस बार कुछ शक हुआ। उसने अपनी हथेली में वसुधा के चेहरे को पकड़ा और उसके गाल थपथपाकर बोला, हे वसुधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आप मुझे इस बंधन में बांध के कैद रखना चाहते हो ना? आपको पता है मुझे इस देश का नहीं इस दुनिया का वर्ल्ड फेमस सर्जन बनना है। वसुधा मासूमियत से अपनी बाहें फैला कर कही, इतनी बड़ी डॉक्टर बनना था, लेकिन आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। कितना कहा मैंने पापा से कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन वो माने ही नहीं। खानदान की इज्जत और मर्यादा का लेक्चर देकर बिठा दिया मुझे शादी के मंडप में, और देखो मैं बंध गई इस अनचाहे बंधन में और मेरे सारे सपने टूट गए। पता नहीं अब मैं कभी डॉक्टर बन भी पाऊंगी या नहीं। सर्जन बनना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने नहीं सुनी मेरी, किसी ने भी नहीं, ना पापा ने और ना दीदी। ये बोल वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। वसुधा को ऐसे देख ऋषि को बहुत बुरा लगा, और पता है ये सब किसी की वजह से हुआ, वसुधा ने कहा और ऋषि की कॉलर पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहा, द ग्रेट मिस्टर ऋषि खन्ना की वजह से। समझते क्या है अपने आप को? बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, अमीर है, तो क्या सबको खरीद लेंगे अपने पैसों की जोर पर? वसुधा का एक एक शब्द उसके मन का दुख बयां कर रहा था, जो उसने आज तक अपने अंदर दबा कर रखा था, किसी से शेयर नहीं किया था। आई एम सॉरी वसुधा, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ
तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तो मैं तुम्हें बनाऊंगा डॉक्टर। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी दूंगा। ऋषि ने उसके गाल को हाथ लगाकर कहा। आप सच कह रहे हैं? वसुधा ने तुरंत पूछा, आंखों में चमक लाते हुए। फिर अपने सीने पर हाथ रख एक जोर की हिचकी ली। ये देख ऋषि परेशान हो गया। वसुधा, तुमने शराब तो नहीं पी थी ना? फिर ये नशा कैसे हो गया तुम्हें? ऋषि ने परेशानी से कहा। नहीं, मैंने शराब नहीं पी, सच्ची, गॉड प्रॉमिस। वसुधा ने अपनी गर्दन को चुटकी से छूकर बड़ी मासूमियत से कहा। ये देख ऋषि मुस्कुराने लगा। उसे वसुधा की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। अच्छा ठीक है, कमरे में चलो, ऋषि ने उसे उठाते हुए कहा। क्यों? कमरे में क्यों? मुझे नहीं जाना कमरे में। मैं जानती हूँ। आप कमरे में जाकर क्या करेंगे? वसुधा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। फिर जोर की हिचकी ली। ये सुन ऋषि के चेहरे पर ना चाहते हुए मेरी मुस्कान आ गई। अच्छा, क्या करूँगा मैं कमरे में, बोलो? ऋषि ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। अरे वही जो शादी की बात कहते हैं। वसुधा ने ऋषि को अपने करीब कर आहिस्ता से गंभीर स्वर में कहा। फिर एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, इतना भी नहीं पता? आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। ऋषि उसकी इस बात पर हंसे बिना नहीं रह पाया। अरे, अब आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? वसुधा ने अपने निचले होठों को हल्के से बाहर निकाल कर कहा। वसुधा कुछ सोचकर बोली, आपको पता है वो आपके दोस्त है ना, रोनित जी, और उनकी वो फ्रेंड, क्या नाम है उनका? रूही। ऋषि बोला। हाँ हाँ, रूही। वो ना ऐसे ओपन प्लेस में किस कर रहे थे, बताओ? अब इन्हें इतनी भी अकल नहीं, वो ऐसा कैसे किस कर सकते हैं? वसुधा ने अपने सिर से हाथ लगाकर मुंह बनाकर कहा। उसकी नौटंकी देख ऋषि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो मंगेतर है वो उसकी, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं, किस तो कर ही सकते हैं। ऋषि ने अपनी मुस्कान छिपाई। अच्छा, कर सकते हैं? वसुधा ने अपना सिर खुजलाया। फिर ऋषि को देख एकदम से उसके चेहरे के करीब जाकर बोली, लेकिन हमारी तो शादी हो गई है ना? फिर आपने अब तक मुझे किस नहीं किया? क्यों? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऋषि ने आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। वसुधा नशे में कुछ भी बोल रही थी। ऋषि ये सुन तुरंत उससे दूर हुआ तो वसुधा रोने लगी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ बाबा, चुप हो जाओ। रो नहीं तो क्या करूं? आप जो मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो मुझसे किस भी नहीं करना चाहते हैं। मैं आपकी वाइफ हूं ना, तो आप मुझे एक किस भी नहीं दे सकते, वसुधा ने कहा और फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। ऋषि ने अपने कान में उंगलियां डाल ली। ऋषि ने उसे चुप कराते हुए कहा, रात में शोर क्यों मचा रही हो? सब जाग जाएंगे। तो फिर मुझे किस करिए, वरना बोल दीजिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, वसुधा ने कहा और अपने होठों को गोल कर उसके होठों के पास ले आई। उसके गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होठ और उसके नीचे के काले तिल को देख ऋषि अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने खुद को संभाला और वसुधा के माथे पर उंगली रखकर उसके चेहरे को पीछे किया और पूछा, पहले तुम बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब ये कैसा सवाल है? प्यार करती हूँ तभी तो शादी हुई है ना हमारी, वसुधा असमंजस में बोली और एक जोर की हिचकी ली। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में की है, और इस शादी की वजह से तुम अपने सपनों से दूर हो गई। ऋषि ने वसुधा का मन जानने के इरादे से कहा। हाँ, मैंने कहा तो था, वसुधा ने याद करते हुए कहा। लेकिन आपने तो कहा कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे पढ़ने देंगे। हाँ, ऋषि बोला, लेकिन फिर मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं भी आपसे प्यार करूँगी। और हाँ, आपको एक राज की बात बताऊँ, वसुधा ने फुसफुसाते हुए कहा तो ऋषि भी धीरे से बोला, क्या? आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुन ऋषि हैरानी से वसुधा को देखने लगा तो वसुधा ने बच्चों सा मुंह बनाया और अपना सिर हाँ में हिला दिया। आप ना बहुत हैंडसम है और आपकी बॉडी, वाह, कितनी सुपर बॉडी है आपकी, वसुधा ने कहा। आज जब आप स्विमिंग कर रहे थे ना, तब मैंने आपको चुपके से देखा था।
कसम से क्या लग रहे थे आप, एकदम कातिल। वसुधा ने अपनी होठों पर रख वसुधा ने अपनी हथेली होठों पर रख चूमते हुए कहा। ये देख ऋषि की आंखें हैरानी से फैल गई। और जब आप मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी पलकों वाली भूरी आंखों से देखते हो ना, तो इनमें डूब जाने का मन करता है। आप में न कोई नशा हो, जैसे मैं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हूँ। वसुधा लड़खड़ाती जुबान में बोली। अट्रैक्ट? ऋषि ना समझी से बोला। ओहो, अट्रैक्ट नहीं समझे? अरे बाबा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट। वसुधा ने उसकी करीब जाकर उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। ओह, यू मीन अट्रैक्ट? ऋषि बोला। हाँ, वही अट्रैक्ट। मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरा दिल मुझे बगावत करने लगता है। मन कहता है बस दौड़ के आपके पास आऊं और आपकी बाहों में समा जाऊं और सीना लगाकर आपकी धड़कनों को सुनूं, लाइक म्यूजिक। लब डब लब डब लब डब, वसुधा ने कहा तो ऋषि ने उसे कस के बाहों में भर लिया। तो फिर अब तक आई क्यों नहीं मेरे पास? ऋषि ने पूछा। अरे कैसे आती, चेहरा देखा है आपका, माना कि आप हैंडसम हो। आपका जादू लड़कियों पर आसानी से चल जाता है, लेकिन मैं भी वसुधा हूँ, इतनी आसानी से नहीं झुकती। और फिर आपके एक्सप्रेशनलेस चेहरे से डर लगता है मुझे। आपका एटीट्यूड और आपका गुस्सा तो जिसे ज्वालामुखी हो, कभी भी फट सकता है। इसीलिए आपसे दूर ही रहती हूँ, वसुधा मासूमियत से बोली। वो ऋषि के लिए क्या फील करती है, उसने ऋषि की हालत में कह दिया था। वसुधा, मैं लोगों के सामने कुछ और हूँ और तुम्हारे सामने कुछ और। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ऋषि ने प्यार से कहा। सच्ची? वसुधा ने पूछा। ऋषि ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। वसुधा मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके सीने से लग गई और ऋषि ने उसके सिर पर अपनी चिन टिका दी। मैं नहीं जानता वसुधा, तुमने जो ये नशे की हालत में कहा है वो सच है या बस नशे में की गई बकवास। जहाँ तक मैंने सुना है, नशे में इंसान अपने मन की बात ही करता है, लेकिन जब तक तुम अपने पूरे होश में ये बात नहीं स्वीकारती कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, ऋषि ने कहा और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। वसुधा, ऋषि ने प्यार से कहा। हाँ, वसुधा बोली। अब चले कमरे में, ऋषि ने कहा तो वसुधा तुरंत बोली। आप मुझे किस करेंगे ना कमरे में? वसुधा की मासूमियत देखकर ऋषि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अच्छा चलो तो कमरे में, फिर बताता हूँ, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर बच्चों सा मुंह बनाकर कहा। आप ही ले चलिए ना मुझे, मैं थक गई हूँ। ये सुन ऋषि मुस्कुराते हुए नीचे झुका और वसुधा को अपनी गोद में उठा लिया। वसुधा इतनी नाजुक सी थी कि ऋषि उसे किसी गुड़िया की तरह बाहों में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। कमरे में आकर उसे बेड पर लिटाकर दूर होने लगा तो उसने फिर से उसके गले में बाहें डाल उसको करीब कर लिया और बोली, किस। वसुधा ने होठों को गोल कर उसके आगे कह दिया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुका तो वसुधा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। ऋषि ने झुककर उसके गालों को किस कर लिया तो वसुधा ने आंखें खोल उसे देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बेईमानी है मिस्टर खन्ना। अरे यहाँ किस करिए ना, यहाँ। ऋषि ने वसुधा ने होठों पर उंगली रखकर कहा तो ऋषि ने उसके होठों को अंगूठे से छुआ और उसके चेहरे को शिद्दत से देखने के बाद होठों के नीचे तिल को छूकर बोला, होठों से कह दो अभी इनकी बारी आने में समय है। इतना कहकर ऋषि वसुधा से दूर हुआ तो वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि ने मुड़कर देखा। मिस्टर खन्ना, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, वसुधा ने कहा। ऋषि उससे अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ बोले बाहर स्विमिंग पूल की तरफ आया। पता नहीं रोनित ने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाकर पिला दिया है इसे, ये तो अपने होश ही में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मदहोशी में मुझसे कुछ गुस्ताखी हो जाए और सुबह उठकर वो मुझे दोष दे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, ऋषि ने खुद से ही कहा और रेलिंग पे उसकी मुट्ठियाँ कस गई। इस रोनित की तो मैं जान ले लूँगा, बस एक बार सुबह हो जाए, ऋषि ने गुस्से से कहा।
इधर रोनित और रूही नशे में एक दूसरे की बाहों में नींद की आगोश में पड़े थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनकी खुराफात ऋषि के लिए मुश्किल न आई है। उन दोनों को करीब करने के लिए ये उनका एक प्लान था। वसुधा भी ऋषि के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई। स्विमिंग पूल के पास से गुजरते हुए उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से कमर के बल गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुन ऋषि पलटा और जल्दी से वसुधा के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुटबॉल खेल रही हूँ, वसुधा रोते हुए बोली। व्हाट? अरे गिर गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे उठाइए ना। वसुधा ने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा। ऋषि ने उसे फिर से गोद में उठाया और बोला, तुम यहाँ स्विमिंग पूल के पास क्यों आई? स्विमिंग करने, वसुधा बोली। वाट? क्या वाट 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 लगा रखा है? स्विमिंग पूल के पास स्विमिंग करने आते हैं ना? हाँ, मगर तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती ना। हाँ, लेकिन अब सीखने का मन हो रहा है, छोड़िए मुझे, मुझे स्विमिंग करनी है, वसुधा मचलते हुए बोली। वसुधा वसुधा ऐसे मचल क्यों रही? देखो, ऐसे हम दोनों गिर जाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऋषि ने वसुधा को संभालते हुए कहा। नहीं, मुझे स्विमिंग करनी है, वसुधा जिद करते हुए बोली और हाथ पैर हिलाने लगी। अच्छा ठीक है, सुबह कर लेना। नहीं, मुझे अभी करना है, वसुधा ने कहा और एक बार फिर मचलने लगी। इस बार ऋषि संभल नहीं पाया और वसुधा को लिए स्विमिंग पूल में जा गिरा। वसुधा पानी में हाथ पैर मारने लगी। उसे तैरना नहीं आता था। ये देख ऋषि ने वसुधा को पकड़ा और जहाँ गहराई कम थी उस एरिया में लाकर खड़ा कर दिया और घबराते हुए उसके चेहरे को हथेलियों में भरकर पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, वसुधा ने ताली बजाते हुए कहा। ये देखकर ऋषि की जान में जान आई कि वसुधा ठीक है। उसने वसुधा को कस के सीने से लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वसुधा कसमसाने लगी। छोड़िए ना मुझे, मुझे स्विमिंग करनी है। ऋषि ने उसे छोड़ दिया। अभी नहीं, सुबह कर लेना। चलो चेंज करके अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, ऋषि वसुधा को बाहर ले जाते हुए बोला। लेकिन वसुधा अपनी जगह से नहीं हिली। ये देख ऋषि वसुधा के पास आया और उसे फिर से अपनी गोद में उठा लिया। वसुधा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें ऋषि के गले में डाली। ऋषि उसकी आंखों में देखता हुआ उसको कमरे में लाया और बोला, जाओ चेंज कर लो। आप ही चेंज कर दीजिए ना मिस्टर खन्ना, मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, वसुधा ने अपनी अधुखली आंखों से देखकर कहा और ऋषि के सीने से सिर टिका दिया। वसुधा वसुधा, ऋषि ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वसुधा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वो ऋषि के सीने में मुंह छिपाए सो गई। उसने वसुधा के चेहरे को बहुत गौर से देखा। उसका भोला चेहरा और मासूमियत देख ऋषि का दिल उससे बगावत करने लगा। ऋषि हल्के से झुका और उसके माथे को चूमते हुए बोला, सो गई तूफान मेल। क्या सुबह तक इसे याद होगा जो भी इसने अभी रात में किया? तुमने मुझे खुद मजबूर किया अपने इतने करीब आने पर, लेकिन इससे आगे तभी बढ़ूंगा जब तुम पूरे होश में होगी और अपनी खुशी से मेरी होना चाहोगी। रोनी साथ सच ही कहता है, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं बल्कि चाहने भी लगा हूँ। लेकिन इस बार तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। ऋषि ने वसुधा को एक चेयर पर बिठाया। उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। ऐसे तो इसे ठंड लग जाएगी, क्या करूं, चेंज कर दूं? ऋषि ने कहा और अलमारी से अपनी शर्ट निकाल लाया। उसने वसुधा के गले से दुपट्टा निकाल साइड में रखा और उसकी कुर्ती की जिप खोलने के लिए जैसे ही उसके हाथ पीछे गए, कुछ सोच उसके हाथ रुक गए। नहीं नहीं, बिना इसकी इजाज़त के मैं इसके कपड़े कैसे बदल सकता हूँ? लेकिन अगर नहीं किया तो ये बीमार हो जाएगी, क्या करूँ? किसी को बुला भी नहीं सकता, सब क्या सोचेंगे? हम तो पति पत्नी हैं। फिर ऋषि सोचने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके वसुधा के कपड़े निकाले और उसे अपनी शर्ट पहना दी। ऐसा करते समय उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। कपड़े चेंज करने के बाद
उसने वसुधा को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया। उसके बाद उसने खुद भी चेंज किया और काउच पे आकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके कानों में वसुधा के कराहने की आवाज़ आई। वो उठकर उसके पास आया। देखा तो वसुधा ठंड से कांप रही थी। वो वसुधा की सराहने बैठ गया। छूकर देखा तो उसका बदन बुखार से तप रहा था। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से बुखार की दवा निकाल लाया और वसुधा को खिला दी। वसुधा नींद बेहोशी में कांप रही थी। वो ऋषि के सीने से चिपक गई। उसके शरीर की गर्मी पाकर वसुधा को कुछ राहत मिली। ये देख ऋषि ने उसे बाहों में भरा और लेकर लेट गया। कुछ देर बाद वसुधा को आराम आया और वो गहरी नींद में चली गई। ऋषि ने उसके माथे को छुआ। बुखार कम था या अब? ऋषि ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और बोला, आज दिन भर में तीसरी बार है जब तुम्हारे लिए मैं इतनी बेचैनी से परेशान हुआ। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी ओर से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। हमारे इस रिश्ते का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब मैं तो तुमसे दूर नहीं होना चाहता। आई लव यू वसु, ऋषि ने कहा और उसके माथे को चूम फिर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। कुछ देर में ऋषि को भी नींद आ गई। सुबह कमरे में आती सुनहरी धूप से वसुधा की नींद खुली। वो अलसाए हुए कसमसाई और अपनी आंखें खोली। सामने ऋषि को देख वो एकदम से चौंक गई। खुद को ऋषि की बाहों में देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऋषि ने उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ रखा था। उसका ध्यान खुद पर गया तो खुद को ऋषि की शर्ट में देख वसुधा का पारा गर्म हो गया। उसे ऋषि पर बहुत गुस्सा आया और ऋषि को झटके से दूर ढकेलते हुए उठकर बैठ गई। इससे ऋषि की भी नींद खुल गई। वसुधा बेड से जल्दी जल्दी में उतरने लगी, लेकिन उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा, जो शायद रात को गिरने की वजह से हो रहा था। खुद को ऋषि की बाहों में देख ही उसका मन आशंकाओं से घिर गया, लेकिन ऋषि की शर्ट में खुद को पाकर और अपनी कमर में होने वाले दर्द को लेकर वो कुछ गलत ही दिशा में सोचने लगी और गलत फहमी का शिकार हो गई। गुस्से से उसकी आंखें बंद हो गई और पलटकर ऋषि की ओर देखकर बोली, तो आखिर कर ही ली आपने अपनी मनमानी। ऋषि असमंजस से उसे देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? यही चाहते थे ना आप, मुझे अपने बिस्तर तक लाना, लेकिन इसके लिए आप इतना घटिया कदम उठाएंगे ये सोचा नहीं था मैंने, वसुधा ने गुस्से से कहा और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। ऋषि सुन दंग रह गया। वसुधा ने इतना गलत समझ लिया उसे। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो या रात का नशा उतरा नहीं अभी तक? ऋषि उसके सामने आकर बोला, नशा? ओह हाँ, नशा। आखिर मेरे नशे में होने का ही तो फायदा उठाया है आपने, वसुधा ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। वसुधा, तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बकवास कर रही हो। तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? ऋषि आगे बोलना चाहा तो वसुधा उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, हाँ तो बताइए ना, कल रात क्या हुआ? आपको मज़ा आया ना? बोलिए। एक लड़के का नशे में फ़ायदा उठाते वक्त आपकी ज़मीर ने उसको धिक्कारा नहीं? आपकी ज़मीर ने आपको धिक्कारा नहीं? अरे अगर यही चाहते तो पहले ही बोल देते। इतने अच्छे बनने का दिखावा क्यों किया? अगर पहले ही आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी होती तो ये घटिया हरकत करने की आपको ज़रूरत न पड़ती। वसुधा गुस्से से कांपने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका एक एक शब्द ऋषि के दिल पर बिजली की तरह गिर रहा था। ऋषि ने खुद को शांत किया और वसुधा को समझाते हुए बोला, वसुधा ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मैं? अच्छा तो फिर ये बताइए कि मैं आपकी बाहों में क्यों थी? मेरी ड्रिंक किसने स्पाइक की? मैं आपकी शर्ट में क्या कर रही हूँ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? और ये कमर में दर्द? बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया है आपने मेरे साथ। बोलिए, कोई जवाब मेरे इतने सारे सवालों का है आपके पास? वसुधा चीखते हुए बोली।
तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, बस तुम एक बार ठंडे दिमाग से सुन तो लो। ऋषि ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर कहा। ये देख वसुधा ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसे धक्का देते हुए ऊंची आवाज में बोली, डोंट टच मी मिस्टर ऋषि खन्ना। ये देख ऋषि सकपका गया। वसुधा मेरी बात तो सुनो। ऋषि फिर से आगे आते हुए बोला, नहीं सुनना मुझे कुछ, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आपको और आपके घटियापन को। नहीं सुनना है मुझे कुछ, नहीं सुनना मुझे आपकी कोई सफाई। वसुधा गुस्से से लगभग बोली जा रही थी, ऋषि पर इल्जाम लगाए जा रही थी। ये देख गुस्से में ऋषि का हाथ उठ गया और एक खींचकर एक थप्पड़ वसुधा के गाल पर मार दिया। सटाक। वसुधा गाल पर हाथ लगाए अपनी आंसू भरी आंखों से हैरानी से उसे देखने लगी। बस बहुत भूल लिया तुमने, ऋषि ने ऊंची आवाज में कहा तो वसुधा सहम गई। ऋषि उसके पास आया और उसकी बाहों को कस के पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी एक भी बात नहीं सुननी। ऋषि ने उसकी बाह पे अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और आगे बोला, तो क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कोई सड़क छाप आवारा या कोई कैसोनोवा जिसे हर रात लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषि खन्ना ऐसे सस्ते शौक नहीं रखता। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लड़की को अपने बिस्तर तक बहुत आसानी से ला सकता हूँ। लड़कियों की कमी नहीं है मेरे लिए, मुझ पर मरने वाली बहुत है, लेकिन नशे में किसी का फ़ायदा उठाऊँ इतना घटिया नहीं हूँ मैं। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम मेरी पत्नी हो, पूरा अधिकार है मेरा तुम पर। अगर मैं पति होने का हक जताने पर आया तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। और अब तक अपना हक मैंने ले भी लिया होता, यूँ तुम्हारे नशे में होने का इंतजार ना करता, समझी तुम? ऋषि खन्ना की बिस्तर की तपिश बर्दाश्त करने से पहले मेरी नज़रों की तपिश तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं आग हूँ जिसे छूने से झुलस जाओगी तुम, समझी? और कल रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। तो बैठकर सोचो कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ। ऋषि ने गुस्से से कहा और उसे झटके से छोड़ उस रूम में चला गया। वसुधा वहीं घुटनों में सिर देकर रोने लगी। ऋषि ने बाथरूम में आकर शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। आज तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया है वसु कि खुद पर ही शर्म आ रही है मुझे। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? एक बार इतना सब कहने से पहले सोच तो लिया होता। इतना घटिया इल्जाम लगा दिया तुमने मुझ पर। इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाई। इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर। कल रात जो भी तुमने नशे में कहा, क्या वो सब झूठ था? मुझे तो लगा कि तुम पसंद करने लगी हो, मुझे चाहने लगी हो, लेकिन नहीं, मैंने ही समझने में भूल कर दी। तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? ऋषि ने खुद से ही कहा। इस समय उसकी आंखों में भी नमी थी। उसके कानों में वसुधा के कहे शब्द गूंजने लगी। उसे वसुधा को थप्पड़ मारना याद आया तो उसने अपनी मुट्ठी कस के दीवार पर मार दी। उसका हाथ जख्मी हो गया, लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। आज ये क्या हुआ? प्यार तो दोनों तरफ है, लेकिन गलतफहमियों के बादल कुछ इस तरह घिरे हैं कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये बादल कब हटेंगे और दोनों को एक दूसरे के एहसास साफ साफ नजर आए और महसूस भी हों। ऋषि कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आया। उसने एक नज़र घुटनों में मुंह छिपाए वसुधा को देखा जो रो रही थी। ऋषि के कदम उस ओर बढ़े, लेकिन अगले ही पल उसका इल्जाम याद आते ही वो रुक गया। उसने अपना सिर झटका और रेडी होकर नीचे आया। उसने अपनी गाड़ी ली और बिना किसी से कुछ कहे फार्म हाउस से चला गया। कार ड्राइव करते समय ऋषि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो अपनी शर्ट की आस्तीन से बार बार पोंछ रहा था। वसुधा के शब्दों ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। इस समय उसके दर्द का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो जितना तेज गाड़ी चला सकता था वो उतना ही तेज गाड़ी चलाने लगा। इधर रोनित और रूही सोकर उठे। घड़ी में समय देखा। वो जल्दी जल्दी रेडी होकर कमरे से बाहर आई।
नीचे आकर देखा तो कोई भी नहीं था। दोनों ऋषि और वसुधा की अनबन से अब तक अनजान थे। ये दोनों अब तक सो रहे हैं क्या? रोनित ने कहा। हाँ शायद, रूही बोली। लेकिन ऋषि इतनी देर तक कभी नहीं सोता, उसे जल्दी उठने की आदत है। रोनित ने कहा। माना कि ऋषि को जल्दी उठने की आदत है, लेकिन तुम भूल रहे हो रात में तुमने ही वसुधा की ड्रिंक स्पाइक की थी उन दोनों को करीब लाने के लिए। तो मे बी दे, तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। या आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, हमें उनका वेट करना चाहिए। तब तक मैं काका से कहकर नाश्ता रेडी करवाता हूँ। इतना बोल रोनित जोर से पुकारते हुए बोला, मुकेश मुकेश। जी सर, मुकेश ने आकर कहा। मुकेश, काका से कहकर नाश्ता रेडी करवाओ और जाकर एक बार गाड़ी को चेक कर लो, पेट्रोल वगैरह सब ठीक है या नहीं, हमें निकलना भी है। रोनित ने कहा। सर, गाड़ी तो ऋषि सर लेकर चले गए। मुकेश ने सिर झुकाए हुए कहा। वाट? ऋषि और भाभी चले गए हम दोनों को छोड़कर? रोनित हैरानी से बोला। सर, मैडम जी अभी नहीं गई हैं, सर अकेले ही गए थे, मुकेश ने कहा। तो रोनित और रूही ये सुनकर और हैरान हो गए। ऋषि भाभी को छोड़कर अकेले चला गया? ऐसा कैसे कर सकता है वो? रोनित ने कहा और ऋषि को फ़ोन लगाने लगा। रिंग जाती रही, लेकिन ऋषि ने कॉल पिक नहीं की। रोनित ने 2-3 बार और ट्राई किया, लेकिन ऋषि ने कॉल रिसीव नहीं किया। रोनित, जरूर कुछ हुआ है। ऋषि ऐसे अचानक चला गया बिना हमें इन्फॉर्म किए, और वो भी वसुधा को छोड़कर। कुछ तो गड़बड़ है, रूही ने कहा। चलो चलकर देखते हैं, रोनित ने कहा, और दोनों ऊपर ऋषि के कमरे की ओर जाने लगे। इधर वसुधा अभी भी घुटनों में से झुका के रो रही थी। रोनित और रूही अंदर आए। वसुधा को ऐसे बदहवास रोते हुए देख वो जल्दी से अंदर आए। रोनित ने रूही को इशारा किया और खुद कमरे से बाहर चला गया। रूही वसुधा की ओर बढ़ी और उसके कंधों पर हल्के से हाथ रखकर बोला, वसुधा। आवाज़ सुन वसुधा ने सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देख वो दंग रह गई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें रो रो कर लाल और सूज गई थी। वसुधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ बोलो ना, रूही परेशान होकर बोली। वसुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप ही रही। वसुधा, क्या हुआ? तुम इस हाल में? वसुधा अभी भी चुप थी। वहीं रोनित कमरे से बाहर आकर बार बार ऋषि को फ़ोन कर रहा था, लेकिन ऋषि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। ये ऋषि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हो गया इन दोनों के बीच? कहीं मेरी वजह से तो कुछ, रोनित सोचने लगा। इधर कमरे में वसुधा खामोश ही थी। रूही ने कुछ दूर वसुधा को देखा, फिर उसे उठाते हुए बोली, अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। वसुधा ने रूही को देखा, फिर उठने लगी। उठते ही उसके कमर में फिर से दर्द उठा। आउच, उसके मुंह से निकला। वसुधा, क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? रूही ने घबराते हुए कहा और उसे बिस्तर पर लाकर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वसुधा, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बोलो क्या हुआ? और ऋषि ऐसे चला क्यों गया? ऋषि का नाम सुनते ही वसुधा गुस्से से बोली, नाम मत लो उनका, मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार वही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ऋषि ने तुम्हें हर्ट किया? क्या यानी कि कुछ? बोलते बोलते रूही चुप हो गई। कल रात मेरी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर मेरे साथ, ये बोल वसुधा रोने लगी। नहीं वसुधा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी ड्रिंक में ऋषि ने नहीं, रोनित ने नशे की दवाई मिलाई थी, बल्कि ये मेरा और रोनित का प्लान था तुम्हें और ऋषि को पास लाने के लिए। रूही ने बिना देर किए वसुधा की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, क्या ये आप दोनों ने किया था? आप दोनों ने मेरी ड्रिंक स्पाइक की थी? वसुधा हैरानी से बोली तो रूही ने हाँ में गर्दन हिला दिया। झूठ बोल रही हो ना? आप अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रही है ना? नहीं वसुधा, तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी रोनित को बुलाती हूँ, तुम उससे पूछ लो, उसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। हाँ, आइडिया हम दोनों का था, रोहित ने कहा और रोनित को कॉल किया और उसे कमरे में आने के लिए बोल दिया।
वसुधा, तुम ऋषि को गलत समझ रही हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो उन लड़कों में से नहीं है जो किसी लड़की को हर्ट करे। और तुम्हें तो वो कभी तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, परवाह करता है तुम्हारी। रूही बोली। हाँ, दिल बहलाने के लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में, हमारी शादी के बारे में आप कुछ नहीं जानती। वसुधा ने कहा, माना कि मैं तुम्हारी शादी या तुम्हारे आपसी रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन ऋषि को इतना जानती ही हूँ कि वो किस तरह का इंसान है। रूही ने कहा, लेकिन वसुधा ने उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वसुधा, तुम्हें कैसे समझाऊं? रूही दोबारा बोली। कुछ नहीं समझना मुझे, वसुधा ने चीखते हुए कहा। तभी वहां रोनित आया। रूही, क्या हुआ भाभी को? ये इतना गुस्से में क्यों है और इतनी परेशान? और रोनित, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रूही गुस्से में बोली। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? रोहित असमंजस से बोला। क्या किया है तुमने? ये मैं बताती हूँ। तुमने रूही इससे आगे बोलने को हुई तो वसुधा रूही को रोकते हुए बोली, प्लीज़ हमारी वजह से आप दोनों मत लड़िए और अपने दोस्त की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ये मैं अच्छे से जान गई हूँ। अरे कोई बताएगा मुझे क्या है? रोनित झुझलाते हुए बोला। तुमने वसुधा की ड्रिंक को क्यों स्पाइक किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा बवंडर हो गया है। रूही रोनित के पास आकर गुस्से से बोली। हाँ मैंने किया, लेकिन क्या? तुम जानते हो वसुधा को लगता है कि उसकी ड्रिंक ऋषि ने स्पाइक की और उसके साथ। बोलते बोलते रूही रुक गई। नोनो भाभी, आप गलत डायरेक्शन में सोच रही हैं। ऋषि ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ही आपकी ड्रिंक स्पाइक की थी, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं। वो तो तुम दोनों के बीच कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाए बस इसलिए। रोनित ने कहा तो वसुधा उसे आशंका से देखने लगी। प्लीज़ भाभी मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी मैंने ऐसा भी कोई स्ट्रॉन्ग ड्रंक नहीं यूज किया था। इस जस्ट विस्की, थोड़ी सी विस्की मिलाई थी, लेकिन वो भी मस्ती में। और जहाँ तक ऋषि की बात है तो मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो चाहे कितने भी नशे में हो, लेकिन वो कभी अपने होश नहीं खोता। रोनित ने वसुधा को समझाते हुए कहा। वसुधा फिर भी उन दोनों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मन में एक तरफ से ये भी चल रहा था कि अगर रोनित ने ही उसकी ड्रिंक स्पाइक की थी, फिर भी ऋषि ने उसके नशे में होने का फायदा तो उठाया ही है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। भाभी क्या सोच रही हैं आप? रोनित ने उसे ऐसे कुछ सोचते हुए देखकर तो कहा, आपको मुझ पर अब भी यकीन नहीं है ना? एक मिनट रुकिए आप। नीचे हॉल में जहाँ हम बैठे थे वहाँ कैमरे लगे हैं। आइए, आई एम श्योर उनकी फ़ोटोज़ देखकर आपको यकीन हो जाएगा, रोनित ने कहा और नीचे हॉल में कैमरा लेने चला गया। वसुधा, अब तुम उठो, फ्रेश हो लो, हालत देखी है अपनी, फिर फ़ोटोज़ भी तो देखनी है ना, रोही ने उसे उठाते हुए कहा। तो वसुधा आहिस्ता से बेड से नीचे उतरी, अपने कपड़े लिए और उस रूम में चली गई। रूही वसुधा और ऋषि के बारे में सोचते हुए वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद कमरे में फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई दी। रूही इधर उधर देखने लगी। लगता है ये वसुधा का फ़ोन है जो रिंग कर रहा है। शायद कोई कॉल कर रहा है, कहीं ऋषि तो नहीं। रूही ने खुद से ही कहा और फ़ोन ढूंढने लगी। पता नहीं कहाँ रख दिया है फ़ोन, रूही बोली और आवाज़ को ध्यान से सुनने लगी। रूही का ध्यान बेड के ठीक सामने काउच पर गया, जहाँ उसके क्राउन फ़ोन फंसा हुआ था। रूही ने जल्दी से उठाया और स्क्रीन पर देखा तो दी कॉलिंग शो हो रहा था। उससे पहले कि रूही कॉल रिसीव करती, कॉल कट हो गई। रोनित फोटोज ले आया। उसने कैमरे को वहीं रखे लैपटॉप से कनेक्ट किया। तब तक वसुधा तैयार होकर उस रूम से बाहर आई। आइए भाभी, देखिए नीचे हॉल की फुटेज, ये देखिए, ये आपकी ड्रिंक जो मैं आपके लिए लाया था, रोनित ने कहा और रिवाइंड करके बोला। और ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी विस्की मिलाई है।
ऋषि के साथ उसकी वो सारी हरकतें उस फोटोज में थी। उसे देख वसुधा की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। रोनित और रूही तो एक दूसरे को मुस्कुरात कर देख रहे थे, लेकिन वसुधा को बड़ा अजीब फील हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब आप क्या कहेंगी भाभी? अब तो आपको सच पता चल गया। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान है भाभी। वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता। इतना विश्वास है मुझे उस पर, और यही विश्वास आपको भी रखना होगा उस पर। और वैसे भी यहाँ तो आप ही उसे परेशान करती नजर आ रही हैं, रोनित ने शरारत से कहा। तो वसुधा एकदम से उठी और स्विमिंग पूल वाले एरिया में आई। उसने देखा वहाँ भी कैमरा लगा है। रोनित जी, मुझे इसकी फ़ोटोज़ भी देखनी है, वसुधा ने कहा। तो रोनित वहाँ आया और वहाँ का कैमरा भी लैपटॉप से कनेक्ट किया। भाभी, अब ये आप ही देखिए, हम तो जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके प्राइवेट मोमेंट्स को हम देखें, रोनित ने कहा। तो रूही ने वसुधा को उसका फ़ोन देते हुए बोली, ये तुम्हारा फ़ोन, शायद तुम्हारी दी का कॉल आ रहा है, तुम देख लेना। रोनित और रूही के जाने के बाद वसुधा ने फ़ोटोज़ देखी। उसने देखा कि वो स्विमिंग पूल के पास फिसल कर गिर गई और फिर उसको ऋषि का बाहों में उठाना, दोनों का पानी में गिरना, सब था उसमें। हे भगवान, मैंने नशे में जाने क्या क्या हरकतें की है। उन्होंने तो मुझे संभाला है, और मेरी कमर में दर्द शायद गिरने की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, वसुधा ने फोटोज़ देखते हुए कहा। उसी समय उसका फ़ोन फिर से एक बार रिंग हुआ। वसुधा ने देखा विद्या का फ़ोन है। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? विद्या ने कहा। दी, मैं बाथरूम में थी, वसुधा ने धीरे से कहा। वसुधा, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ सुन विद्या परेशान होते हुए बोली, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। वसुधा बोली, वसुधा सब ठीक है ना बच्चा? तू सच कह रही है ना? हाँ दी, सब ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं होगा ना तो भी आपकी ये वसुधा सब ठीक कर देगी, आप परेशान ना हो, वसुधा ने कहा। तो विद्या के चेहरे पे मुस्कान आ गई। चल अच्छा ठीक है, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। आप भी अपना ख्याल रखना दी, वसुधा ने कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उसकी नज़र फ़ोन स्क्रीन पर गई, जहाँ कैमरा ऐप ओपन शो कर रहा था। उसने वो ओपन किया तो सेव्ड वीडियो में से एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो देख तो वसुधा और भी हैरान हो गई। जैसे जैसे वीडियो आगे प्ले होता जाता, वसुधा के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वसुधा का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को ढेर सारा लाइक, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।